हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, कल की क्लास की रिवीजन हुई है? डिड यू रिवाइज व्हाट वी स्टडीड इन यस्टरडेज क्लास? व्हाट डिड वी स्टडी इन यस्टरडेज क्लास सर? क्या पढ़ रहे हैं अपन? अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन 149। क्या आप लोगों ने घर जाके देखा 149? तो सर एक बार मैं आपको 149 का रिवीजन करवा दूं फटाफट। पक्का? अच्छा। तो 149 में हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, 5 और 6। क्या बात कर रहे हो, इतना पढ़ लिया? हाँ, अपन ने कल इतना पढ़ लिया। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा। फिर ने शुरू किया सबसेक्शन 1 से, जो क्या कहता है, कंपनी टू हैव डायरेक्टर्स, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एवरी कंपनी विल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए। क्या कंपनी या फर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन सकती। सवाल ये, कितने डायरेक्टर होंगे? मिनिमम 15। और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे? 3 to 1। करेक्ट? नहीं सर, क्या बोल रहे हो? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। अरे सर, 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी। और मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर होंगे। क्या 15 से भी ज्यादा रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। आप क्या पास करके? एसआर पास करके रख सकते हो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। 15 से ज्यादा डायरेक्टर अगर आपको रखने हैं तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। पर ये जो एसआर पास करने का प्रोविजन है, और एसआर पास करने का जो प्रोविजन है और 15 डायरेक्टर्स का जो लिमिट है, ये नहीं एप्लीकेबल होता है दो कंपनीज के लिए। एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए, और वो दूसरा दूसरा सेक्शन 8 कंपनी। ये दो कंपनी जिन्होंने क्या किया है, सेक्शन 92 का एंड सेक्शन 137 का कंप्लायंस किया है। अगर आपने ये दो सेक्शन का कंप्लायंस किया है तो आपको जो है 15 का लिमिट और एसआर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, इसी का एक और प्रोवाइजो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था विमेन डायरेक्टर के बारे में। कोई मेरे को बता सकते हैं विमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी अपॉइंट करेगी? हाँ सर, पहला लिस्टेड कंपनी, दूसरा वो अनलिस्टेड कंपनी जिसका दो लिमिट हम चेक करेंगे, या तो पेड अप शेयर कैपिटल का या टर्नओवर का। करेक्ट? पेड अप शेयर कैपिटल कितना? मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़। और टर्नओवर कितना? मोर देन और इक्वल टू 300 करोड़। ये चेक करेंगे हम, और अगर ये लिमिट सेटिस्फाई होता है, इनमें से कोई भी लिमिट अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो आप लोग क्या बन जाओगे? आप लोग बन जाओगे क्या? आप लोग बन जाओगे वो कंपनी जिनको विमेन डायरेक्टर बैठाने की जरूरत है। अब कितने विमेन डायरेक्टर बैठाओगे सर? कम से कम एक विमेन डायरेक्टर बैठाओगे। अब सर, अगर विमेन डायरेक्टर के पोजीशन में, अगर विमेन डायरेक्टर के पोजीशन में जानवी कह रही है दो, ओ भैया, क्या दो किधर से? सर, अगर विमेन डायरेक्टर के पोजीशन में इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाए, तो अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी होती है तो आपको उस इंटरमिटेंट वैकेंसी को भरना पड़ेगा। कितने समय के अंदर आपको भरना पड़ेगा? विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर, आपके इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। सर, मेरे को एक बात बताओगे यहाँ पे, अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, इस ए लिमिटेड में टोटल 7 डायरेक्टर्स है। कितने? टोटल 7 डायरेक्टर्स है। उसमें से एक डायरेक्टर, दो वुमेन डायरेक्टर है। कितने? दो वुमेन डायरेक्टर है। अदिति एक है अदिति और दूसरी है निधि। मान लो ऐसा दो वुमेन डायरेक्टर है। अब सर, अगर इसमें अदिति की ऑफिस जो है वो वेकेट हो गई, अदिति की ऑफिस वेकेट अगर हो गई, तो क्या उसको इंटरमिटेंट वैकेंसी कहा जाएगा? और अगर हाँ, तो क्या ये इंटरमिटेंट वैकेंसी को नेक्स्ट 3 मंथ्स में या बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर में भरना पड़ेगा? सर, इसको इंटरमीडिएट वैकेंसी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यार हमको चाहिए कि तुम एक कुर्सी डायरेक्ट विमेन डायरेक्टर का बैठा और उसमें कोई भी बैठे। उसमें तो निधि बैठी हुई है सर। अब उसके अलावा तुमने अगर एक एक्स्ट्रा विमेन डायरेक्टर बैठाया है, तो ये तुमने अपनी मर्जी से बैठाया है, ये लॉ नहीं कहता है। अगर कोई और विमेन डायरेक्टर भी है तो ये मर्जी से है। अब अगर ये विमेन डायरेक्टर मतलब अदिति अगर चले जाती है, तो आपकी ऑफिस वेकेट नहीं हुई है सर। माना कि एक डायरेक्टर कम हो गया, पर सर विमेन डायरेक्टर कम हुआ मत बोलना, एक डायरेक्टर कम हो गया। अगर वो डायरेक्टर कम हो जाता है तो आप देख लो आपको नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। पर आप इस केस में जो है ना, ये मत कहना कि निधि की वैकेंसी हो गया और आपको इंटरमीडिएट वैकेंसी भरना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी के पास क्या है? यहाँ पे कंपनी के पास ऑप्शन है। कंपनी के पास क्या है? यहाँ पे कंपनी के पास चॉइस है। समझे सर आप ये? आप समझे? लॉजिकली सर, लॉजिकली लॉ ये बोल रहे हैं कि भैया एक वुमेन डायरेक्टर बैठा देना, बस इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद सर सबसेक्शन 2 क्या था?
सबसेक्शन 2 मैंने कहा ट्रांजिशन प्रोविजन है। क्या है? ट्रांजिशन प्रोविजन है और हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 3 कहते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर होगा। रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब क्या सर? वो डायरेक्टर जो एक साल में मोर देन 182 डेज के लिए स्टे करता है, वो बंदा जो करेंट फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज के लिए स्टे करता है। अब सर रेसिडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन में, अच्छा बाय द वे, तुम लोगों को जितने भी डाउट्स आते हैं ना वो लिख करके तुम मेरे से ग्रुप में पूछा करो, या फिर आकर के चैट में, या फिर लास्ट में रुक करके पूछ के जाया करो। पर सर डाउट्स आने चाहिए, ठीक है? सर एक डाउट ये आया कि अगर एक कंपनी है, ठीक है, उसने शूट, हमने क्या बोला 182 डेज कब देखेंगे? ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं बात करूं 2023-24 की, अगर मैं बात करूं ईयर 2023-24 की, इस साल में क्या हुआ सुनना, इस साल का शुरुआत हुआ और साल के शुरुआत में, रुक जाओ, रुको जरा सब्र करो। हाँ सर, साल की शुरुआत हुई और साल के शुरुआत में क्या हुआ, एकदम ध्यान से सुनना। साल की शुरुआत में आपका शुरू शुरू में एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। टोटल 5 डायरेक्टर थे कंपनी में। 4 डायरेक्टर थे फॉरेन में, वो फॉरेन में ही रहते थे। एक डायरेक्टर था सर बस शुभम। वो शुभम जो है वो रेसिडेंट डायरेक्टर बनने वाला था। मतलब क्या? वो साल में 182 डेज या उससे ज्यादा रहने वाला था। सर ये करंट ईयर में चेक करेंगे। करेक्ट, हाँ सर। क्या हुआ समझना, वो बाहर गया था अक्टूबर में। अक्टूबर में बाहर गया था यूएस। यूएस गया था, और यूएस गया था और वो फंस गया अभी, और वो यूएस से वापस ही नहीं आ पाया, और पूरा साल जो है वो इंडिया के बाहर ही रह गया। और सर अगर जब आपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया तो आपको पता चला कि इस साल ये सिर्फ 180 डेज ही रहा है। 180 डेज ही रहा है, 182 डेज नहीं रहा है। तो क्या होगा सर? 4 डायरेक्टर तो बाहर की थे, आपने एक ही डायरेक्टर इंडिया का बैठाया, और इस साल वो रह नहीं पाया सर इंडिया में एक साल से ज्यादा, 182 डेज से ज्यादा वो मैनेज ही नहीं कर पाया। वो इंडिया वापस आने वाला था लेकिन वो वापस आ ही नहीं पाया। तो कुछ नहीं भैया, सीधा सीधा कंपनी पे क्या करोगे तुम? पेनल्टी लगा दोगे। तुम कंपनी पे सीधा सीधा पेनल्टी लगा दोगे। पर कंपनी, तेरा इतना तो काम है कि तेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि कम से कम एक डायरेक्टर 182 डेज से ज्यादा रह रहा है क्या। इतना तो तेरे को कंप्लाइंस करना पड़ेगा। कंपनी, हमने तेरे को सिर्फ एक डायरेक्टर बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि आधे से ज्यादा डायरेक्टर। अगर ऐसा बोल दे तो समझ में आता है परेशानी हो जाएगी, पर यहाँ पे तो सिर्फ हमने एक डायरेक्टर बोला है, और एक डायरेक्टर को तो तुम इस तरीके से बैठा सकते हो और उनका डेज जो है वो मैनेज कर सकते हो। क्या तुमको बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? सर अब मेरी बात सुनो आगे। सर ये क्या हो गया? रेसिडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर का बेसिक प्रोविजन क्या है? 182 डेज या उससे ज्यादा उसको स्टे करना पड़ेगा। समझे? बोलो हाँ, ऐसे ऐसे करो हाँ। ठीक है, ओके गाइस। मेरी बात सुनो, सबसेक्शन 4 क्या था सर? सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। वो कहता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको लगेगा और कितना लगेगा। तो मैंने बोला कंपनीज को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहले बताओ क्या वो प्राइवेट कंपनी है, पहले बताओ क्या वो प्राइवेट कंपनी है। दूसरा देखो क्या वो लिस्टेड है और वो अनलिस्टेड है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगेगा। लगे हाथ बता दो सर, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होंगे आपको? एटलीस्ट 1/3। कितने? एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितने? एटलीस्ट 1/3। सर बात ध्यान रखना, एटलीस्ट है। मतलब क्या? अगर आपके कंपनी में टोटल 13 डायरेक्टर्स है तो उन्हीं में से 5 डायरेक्टर कम से कम क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सर ये जो 5 की लिमिट है ना, ये 13 में इंक्लूडेड है। ये 13 क्या है? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मतलब आप सारे डायरेक्टर्स को मिला लो, तो 13 में जो है ये 5 इंक्लूडेड है। तो 13 में से 5 इंडिपेंडेंट है और जो बाकी बचे हुए 8 है वो नॉट इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब सर दूसरी बात करते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर या आउटस्टैंडिंग एलडीडी एक लिमिट से ज्यादा है। पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट बोलो सर, मोर देन इक्वल टू 10 करोड़। टर्नओवर का लिमिट बोलो, मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। और लोन, डिबेंचर और डिपॉजिट का लिमिट बोलो, मोर देन 50 करोड़। यहां पे जो है इक्वल टू इन्होंने नहीं लिखा है सर, इन्होंने इक्वल टू नहीं लिखा है सर, मोर देन लिखा है। अगर ये तीनों लिमिट सेट होते हैं तो आप क्या बन जाओगे? वो कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगेगा। और अगर आपको प्रोविजन लग जाएगा तो आपको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाने पड़ेंगे। कितने? कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बैठाने पड़ेंगे। पर ये जो प्रोविजन है ना, ये नहीं एप्लीकेबल होगा अगर आप तीनों में से कोई कंपनी में फॉल करते हो। पहला जॉइंट वेंचर, दूसरा होली ओन सब्सिडरी और तीसरा डोरमेंट कंपनी। जॉइंट वेंचर हो, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी हो तो ये प्रोविजन आपको नहीं लगेगा। सर डोरमेंट कंपनी क्या होता है?
आपने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हमारे सीए फाइनल में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डोरमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो नाम के लिए बस कंपनी है, अभी उसका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं है। समझे? सर डोरमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं है। जैसे कि आपने फाउंडेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैसे ही आपने फाउंडेशन में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डोरमेंट पार्टनर। तो सर डोरमेंट पार्टनर मतलब क्या, नाम के लिए पार्टनर है पर वो काम के लिए पार्टनर नहीं है। तो सर उसी तरीके से डोरमेंट कंपनी मतलब क्या, वो कंपनी जो नाम के लिए कंपनी है, उसका अभी तक बिजनेस नहीं चल रहा है। WAOS क्या होता है? शुभ। रामायण खत्म हो गया, पूछ रहे राम कौन है? WOS क्या होता है बेटा? व्हाट इज WOS? होनली ओन सब्सिडरी। ओनली ओन्ड सब्सिडरी। समझे? ओके सर, आगे बढ़े। ओके। अब सर उसके बाद अपन ने सबसेक्शन 5 पढ़ा, बहुत आसान, ट्रांजिशन प्रोविजन। काश ऐसे ही सारे प्रोविजन ट्रांजिशन प्रोविजन होते होते मजा आ जाता। क्या मजा आ जाता सर। अब तो सबसेक्शन 6 पढ़ो। कल तुमने सुना था तुमको कितनी मेहनत लगी थी, आज तुम सुनो, तुम देखो तुम्हारी मेहनत कैसे कम होती है, और कल फिर तुम और कमाल देखना। सर सबसेक्शन 6 क्या कहता है? अगर तुम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन क्या क्या है? ध्यान से सुनना एकदम। मैंने इसको बांटा था 3 कैटेगरी में। एक मैं बात करूंगा अपने बारे में, एक जगह मैं बात करूंगा अपने रिलेटिव्स के बारे में, और एक जगह मैं बात करूंगा हम दोनों के बारे में। चाहिए तुम समझे? अब सर अपने बारे में क्या, मेरे बारे में मैं इंपॉर्टेंट हूं। रिलेटिव्स के बारे में क्या, रिलेटिव्स जो है वो डॉग्स हैं। और हम दोनों मिला करके क्या, हम दोनों मिला करके FVNK। सर ये FVNK क्या होता है भाई? ये FVNK के पीछे मेरे मन में तो बहुत सारे शब्द है, ठीक है, पर वो शब्द मैं तुमको बता नहीं सकता, कोड ऑफ एथिक्स की वजह से। ठीक है, तो तुम लोगों को जैसा जो बनाना है इससे तुम बना लो, पर मेरे को FVNK बना, और मैं यही रखना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि सर मैं ये नहीं चाहता कि शॉर्टकट बनाने के चक्कर में हम कीवर्ड्स पे हाथ धो दे। कीवर्ड्स क्या है सर? यहाँ पे जो एफ है, जो एफ है, फर्म, वो कीवर्ड है। लाइन से जाते हैं अपन, ठीक है, आई से आते हैं। मेरे को बताओ सर आई क्या था? मेरे को बताओ व्हाट वाज आई? ऑलराइट, सुनो मेरी बात, सुनो 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 गौर से दुनिया भर। सर आई से क्या है? आई से है इंटेग्रिटी। एम से क्या है? एम से मॉनेटरी रिलेशनशिप, मतलब पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। किसके साथ नहीं होना चाहिए? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर, किसी के साथ भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और सर जब अपन ने पेक्यूनरी रिलेशनशिप की बात की, जब अपन ने पेक्यूनरी रिलेशनशिप की बात की, तो अपन ने क्या बोला कि ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप हम करंट ईयर में भी चेक करेंगे और प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर में भी चेक करेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला सर? आप ना प्रमोटर होने चाहिए ऑफ कैश, nor should you be a related nor should you be related to the promoter or director of cash। ना ही आप प्रमोटर होने चाहिए, ना ही आप प्रमोटर से रिलेटेड होने चाहिए, प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सर डॉग के बारे में। ये मेरे रिलेटिव है और रिलेटिव डॉग्स होते हैं। एस क्या है सर इसमें? पहले आप सिक्योरिटी नहीं होल्ड करते। जी क्या है? गारंटी नहीं दे रखा है। डी इनडेटेड नहीं होने चाहिए। और ओ क्या है? अदर मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सर इसमें गेम है एक्सेप्शन का। सर गेम है पूरा एक्सेप्शन का। सिक्योरिटी में क्या एक्सेप्शन दिया इन्होंने? सिक्योरिटी में इन्होंने एक्सेप्शन दिया कि तुम कंपनी का 50 लाख फेस वैल्यू तक होल्ड कर सकते हो, या फिर आप ऐसा बोलो कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग का 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक होल्ड कर सकते हो, बस। अगर आप कंपनी का इंडिविजुअली देख रहे हो तो 50 लाख रुपए तक का फेस वैल्यू, और अगर कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग का देख रहे हो तो 2% ऑफ फेस वैल्यू, इतना होल्ड कर सकते हो। इससे ज्यादा होल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रीच। उसके बाद सर मैंने क्या बोला? बात करें अगर इनडेटेडनेस का, तो तुम अगर 50 लाख से ज्यादा के लिए इनडेटेड हो तो क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई। सर एग्जैक्ट 50 लाख के लिए हो तो क्या होगा? अगर तुम एग्जैक्ट 50 लाख के लिए हो तो क्या होगा? अगर आप एग्जैक्ट 50 लाख के लिए इंडेटेड हो ना, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। पर सर अगर गारंटी की बात करें, तो गारंटी सर मोर देन इक्वल टू, अरे रुक तो जाओ बाबा, आने तो दो वहां पे, सुनो तो सही। सर गारंटी, गारंटी का क्या है? मोर देन और इक्वल टू 50 लाख। मतलब सर अगर एग्जैक्ट 50 लाख की गारंटी होल्ड करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, पर अगर 50 लाख का इनडेटेड हो तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। सर ये लाइन मैंने कल लिखवाया था आपको, क्या आपको याद है? हाँ सर।
तो क्या है सर, ये क्यों करता है इंस्टीट्यूट? ये बस सर ये गलतियां है, ये कोई बहुत वेल थॉट कोई लॉ नहीं है, ये बस गलतियां, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं है, कभी आगे चल करके हो जाएगा। उसके बाद सर ओ क्या है? ओ है अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप। सर जब अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप की बात करें तो आप क्या चीजें चेक करते हो? अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग के साथ। प्रमोटर और डायरेक्टर नहीं कवर किया सर। देखो अदर जो होता है ना वो जनरल पॉइंट होता है, तो जनरल पॉइंट में तुम प्रमोटर और डायरेक्टर को मत कवर करो, सिर्फ कैश को कवर कर लो। पर सर अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप कितने से ज्यादा? 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या आपके टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर किस साल में देखेंगे? यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपका टाइम लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लिमिट क्या है सर? कुछ भी नहीं है। बाकी जगह कहीं पे दिया है करंट ईयर प्लस 2 फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर प्लस 3 फाइनेंशियल ईयर, पर यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद सर आ जाओ हम दोनों के बारे में मिला करके पहले बात करते हैं फर्म की। फर्म कौन सा है सर? या तो तुम्हारा फर्म ऑडिटर का, या तो तुम्हारा फर्म सीएस का, या फिर तुम्हारा फर्म कॉस्ट अकाउंटेंट का। ये जितने भी फर्म्स है ना, ये जितने भी फर्म्स हैं, ये फर्म में तुम पीपीई नहीं होना चाहिए। पीपीई मतलब सर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। पीपीई बोले तो प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स, लिख करके आ जाना, मेरी ऐसी तैसी करा देना। सर पीपीई मतलब आपके पार्टनर, प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। और दूसरी जगह अगर मैं बात करूं तो आप किसी ऐसे लीगल या कंसल्टिंग फर्म के पीपीई नहीं होने चाहिए जिसका ग्रॉस टर्नओवर का 10% जो है या उससे ज्यादा जो है आपको कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी या होल्डिंग से मिलता है। समझे सर? और ये जो लिमिट है ना, आप समझो यहाँ पे जो हमने लिमिट देखना शुरू किया, वो लिमिट का टेन्योर जो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। यहाँ पे जो ये लिमिट की बात कर रहे हैं, ये लिमिट होगा फॉर करेंट ईयर प्लस 3 फाइनेंशियल ईयर। करेंट ईयर प्लस 3 फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है? करेंट ईयर प्लस पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड जो है वो आप देखोगे और तब जाकर के डिसाइड करोगे। फी की बात करें सर, वोटिंग पावर, किसका वोटिंग पावर? मेरे खुद का या मेरे रिलेटिव का मिला करके कंपनी में 2% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। मेरा और मेरे रिलेटिव का मिला करके कंपनी में 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। एन क्या है सर? एनजीओ। ये एनजीओ अगर कुछ में फॉल करती है या कुछ में फॉल करती है तो इसका जो सीईओ है और इसका जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। सर क्या कुछ में? अगर ये एनजीओ का 25% ऑफ ग्रॉस रिसीट या उससे ज्यादा उसको कैश से मिलता है, उसको कैश से मिलता है या प्रमोटर से मिलता है या डायरेक्टर से मिलता है, तो सर वो कंपनी का सीईओ और डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये जो एनजीओ है, ये जो एनजीओ है, इसका अगर ये जो एनजीओ है, इसका अगर मोर देन 2% ऑफ वोटिंग पावर जो है ये अगर कंपनी में होल्ड करता है, मतलब कंपनी में से 2% से ज्यादा वोटिंग पावर या 2% तो उस एनजीओ का ही है, तो उसके सीईओ और डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये क्या हो गया सर? एन। और की मैनेजरल पर्सन क्या हो गया सर? की मैनेजरल पर्सन मतलब ना ही आप एम्प्लॉय हो, ना ही आप की मैनेजरल पर्सन हो ना थे कब सर? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। कहां पे? कैश में अगर आप थे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि तुम्हारा सीईओ, तुम्हारे कंपनी का सीईओ को तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हो, क्या तुम बना सकते हो? सर तुम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो जो है वो की मैनेजरियल पर्सन था, या तो करंट ईयर में या प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में। पर सर अगर एक बंदा है जो 5 साल पहले सीईओ हुआ करता था, तो क्या उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो? जी हाँ, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो। सर अब ये जो की मैनेजरल पर्सन का प्रोविजन है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। इस की मैनेजरल पर्सन के प्रोविजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है पता है सर? एक्सेप्शन ये है कि आपका जो रिलेटिव है, देखो हम दोनों का क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं, मेरा भी और मेरे रिलेटिव का भी। पर सर इन्होंने एक छोटा सा एक्सेप्शन रिलेटिव को दिया। बोला ये जो रिलेटिव है ना, ये अगर चाहे तो ये एम्प्लॉय रह सकता है पास्ट 3 इयर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल जाएगा। सर एक लॉजिकल सी बात बताओ, अगर मेरा भाई है हैप्पी, हैप्पी जो है अगर वो पिछले साल रिलायंस में काम करता था, फिर किसी कारण से उसको जमा नहीं, उसने छोड़ दिया, इस साल अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है रिलायंस का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, तो क्या इस ग्राउंड में तुम डिस्क्वालीफाई कर दोगे कि मेरा रिलेटिव जो है तीन 3 साल के अंदर वाले पीरियड में एम्प्लॉय था? अरे हो गया ना, अभी छोड़ करके चला गया ना। की मैनेजरल पर्सन बोला क्या? नहीं, इन्होंने एम्प्लॉय बोला। तो सर एम्प्लॉय था क्या? हाँ। रिलेटिव एम्प्लॉय था, तो बोले माफ कर दे, जान दे, पिछले 3 साल में अगर कोई एम्प्लॉय रिलेटिव था भी तो जाने दे, चलेगा। पर सर पर सर आज के डेट में अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है ना, नहीं चलेगा। सर सिर्फ पास्ट
पास्ट एम्प्लॉय जो है उन लोगों को माफ किया है। अगर आज के डेट में मेरा भाई एम्प्लॉय है तो नहीं चलेगा। तुमको चाहिए तो समरी नोट्स में उधर लिख लो कि आज के डेट में अगर रिलेटिव, वहां पे ऐसा ही लैंग्वेज लिख लो कि आज के डेट में रिलेटिव अगर एम्प्लॉय है, क्या लिखोगे सर आप वहां पे? आप लिखोगे नोट, आज के डेट में रिलेटिव एम्प्लॉय है तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं, डायरेक्टर नहीं बन सकते तुम। समझे? आज के डेट में अगर तुम्हारा रिलेटिव एम्प्लॉय है, सर ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आज आए या नहीं आए, ये सारे क्वेश्चंस ना आपके दिमाग में एग्जाम के 3 महीने पहले, एग्जाम के 4 महीने पहले आएंगे। और ये सारे नोट्स आपके पास लिखे होने चाहिए क्लास में, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। क्या मेरी बात समझे? तो हमने किसको माफ किया सर? हमने पास्ट एम्प्लॉयज को माफ किया। किसको माफ किया? हमने पास्ट एम्प्लॉय को माफ किया। अब सर मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो सर। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसमें हम शुभम सिंघल को क्या बनाने की बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं। सर ये जो शुभम सिंघल है ना, ये आज के डेट में रिलायंस जियो में क्या है? डायरेक्टर है। क्या है? रिलायंस जियो में डायरेक्टर है। चलो यू ले लो, रिलायंस जियो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ये अभी ऑलरेडी रिलायंस जियो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसको हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं। और सर रिलायंस जियो जो है ना, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब्सिडियरी है। मेरे को बताओ, क्या शुभम सिंघल रिलायंस इंडस्ट्रीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? सर आज के डेट में शुभम सिंघल रिलायंस जियो में क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और तुम क्या बोल रहे हो? रिलायंस इंडस्ट्रीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे? क्या वो बन सकता है? सर लॉजिकली सोचो, तुमको ना इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तुम आंसर कॉन्फिडेंस के साथ कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे आईएमपी, आईएमपी मेरे को अपना देखना है, आईएमपी हाँ इंटेग्रिटी वाला है, मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं है, पी प्रमोटर नहीं है, रिलेटेड टू प्रमोटर या डायरेक्टर। सर ये जो प्रमोटर या रिलेटेड टू प्रमोटर या डायरेक्टर, ये कैश का देखते हैं अपन, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग। तो सर यहाँ पे पहले एसोसिएट सब्सिडरी का देखते हैं। क्या आप सब्सिडरी के प्रमोटर हो? नहीं। क्या आप सब्सिडरी के प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटेड हो? नहीं। तो आप वो वाले कैटेगरी में भी फॉल नहीं करोगे। तो सर आपने ये वाला चेक कर लिया। सर ये वाला चेक करोगे क्या मन में? नहीं, ये वाला चेक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिलेटिव की तो कोई बात ही नहीं है। अब सर आप यहाँ जाओगे यहाँ पे तीसरे कैटेगरी में, क्या फॉर्म चेक करोगे? नहीं। वोटिंग पावर? नहीं। एनजीओ? नहीं। की मैनेजरल पर्सन एक बार सोच लेते हैं। यू शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय, यू शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय or key managerial person in cash in the current year or preceding 3 financial year। सर क्या एम्प्लॉय और की मैनेजरियल पर्सन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय या क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन होता है? नहीं सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना ही एम्प्लॉय होता है, ना ही वो की मैनेजरियल पर्सन होता है। तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो किसी भी प्रोविजन में नहीं फॉल कर रहा है। तो आप क्या करोगे? आप उसको माफ कर दोगे और आप बोलोगे भैया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन विच डिस्क्वालिफाइज यू फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पर सर वही बंदा अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह सीईओ होता, तो तुम क्या लिखते? क्योंकि सीईओ है मतलब वो की मैनेजरियल पर्सन है। और अगर की मैनेजरियल पर्सन है मतलब क्या? की मैनेजरियल पर्सन है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्यों? एफपीएलके का पॉइंट के क्या कहता है? अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एम्प्लॉय है या की मैनेजरियल पर्सन है कैश का, करंट ईयर में या प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, तो आप नहीं बन सकते क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों ये सीईओ जो है, भले तुम मेरे सब्सिडरी कंपनी के सीईओ हो, पर तुम किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नौकरी मेरे हाथ में है या मेरे किसी होल्डिंग या सब्सिडरी के हाथ में है। तुम्हारी नौकरी किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है या मेरी किसी होल्डिंग या सब्सिडरी के हाथ में है। क्या तुमको बात समझ आई? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। समझ आया? पक्का सर? हो गया बहुत डिटेल में रिवीजन, आगे बढ़े, आज की क्लास शुरू करें। किसने किसने चार्ट्स बना लिया? हाँ कल अपन ने डिस्कस किया था ना। रितिका पता नहीं आप कहाँ थे कल? कल अपन ने क्लास के एंड में डिस्कस किया था कि जो वोटिंग पावर है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी वही है। वोटिंग पावर आप देखो, मोर देन इक्वल टू 2% लिखा है मैंने।
क्या लिखा है? मोर देन इक्वल टू 2% लिखा है। तो एग्जैक्ट 2% वोटिंग पावर भी अगर आप कंपनी का होल्ड करोगे तो क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सर मेरे को एक बात बताओ, मैं शुभम सिंगल हूं, मैं 1.5% वोटिंग पावर होल्ड कर, ठीक है? सुनना, किसमें? कंपनी में। मेरा रिलेटिव वन है सर, वो 0.35% होल्ड करता है एसोसिएट में, और मेरा एक रिलेटिव टू है जो 0.35% होल्ड करता है कंपनी में। क्या शुभम सिंघल क्वालिफाइड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए? ये सर वोटिंग पावर है। हाँ, क्या शुभम सिंघल क्वालिफाइड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए? सर देखो, क्वालिफाइड कब होगे, डिस्क्वालीफाई कब होगे? अगर आप मोर देन इक्वल टू 2% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करते हो। कहां पे? कंपनी में। आप मतलब कौन? आप या आपका रिलेटिव मिला करके। सर आपका 1.5% कंपनी में अपन जोड़ेंगे, पर ये जो आपने जो एसोसिएट में होल्ड किया है 0.35%, उसको जोड़ेंगे क्या? एसोसिएट वाला 0.35% जोड़ेंगे क्या? नहीं सर, एसोसिएट वाला नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद जो 0.35% आपका रिलेटिव कंपनी में जो होल्ड करता है, आप नहीं, आपका रिलेटिव होल्ड कर रहा है, क्या उसको जोड़ोगे? हाँ सर, उसको भी जोड़ोगे। तो नेट नेट कितना आया? 1.85%। 1.85% क्या 2% से कम है? हाँ सर, तो आप क्या हो? एलिजिबल हो। अगर 2% या उससे ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? इनएलिजिबल हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझे क्या? बोलो समझे मालिक? पक्का प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस? ये कौन है? मुस्कान? मुस्कान पूछ रही है, जरा आप लोग बताओ। मुस्कान पूछ रही है सर, ग्रॉस टर्नओवर में हम जो टर्नओवर देखेंगे, जो लीगल और कंसल्टिंग फर्म में आपने बात की, यहाँ पे जो ग्रॉस टर्नओवर हम देखेंगे, ये किसका ग्रॉस टर्नओवर देखेंगे? यहाँ पे जो ग्रॉस टर्नओवर आपने लिखा 10%, ये ग्रॉस टर्नओवर किसका देखेंगे? सर लॉजिकली जब ऐसे सवाल आए ना, तो अपने लॉजिक्स पे जाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को केपीएमजी क्या करके देता है? कंसल्टिंग काम करके देता है। और सर जो केपीएमजी है, कल मैंने तुमको लॉजिकली समझाया था। सर सुनना, कि रिलायंस का टर्नओवर कितना है? 3,60,000, 3,00,000 करोड़ का टर्नओवर है रिलायंस का। कितना? 3,00,000 करोड़ का टर्नओवर है। और केपीएमजी का टर्नओवर कितना है? केपीएमजी का टर्नओवर है 300 करोड़। 300 करोड़ का टर्नओवर है। अब अगर आप 10% बोल रहे हो, तो मेरे को बताओ, 10% अगर आप 3,00,000 करोड़ का लोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 करोड़। मतलब आप बोल रहे हो कि अगर 30,000 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है इनके बीच में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं ना बाबा, लॉ तो ये बोल रहा है कि अगर 300 करोड़ का भी 10% ले लोगे ना, 30 करोड़ का भी बिजनेस अगर रिलायंस जो है वो केपीएमजी को देता है ना, तो केपीएमजी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। क्यों सर? तुम सोचो ना, केपीएमजी का केपीएमजी का 300 करोड़ का टर्नओवर में से 30 करोड़ तो कहां से आ रहे हैं? रिलायंस से आ रहे हैं। तो सर रिलायंस तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, रिलायंस को तो वो छोड़ ही नहीं सकते। तो सर अगर अगर इस केस में आप देखोगे, तो द आंसर इज दैट द ग्रॉस टर्नओवर विल बी टेकन फॉर द फर्म। तो सर कहां पे किसका लेना है वो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप में अगर आप देखोगे, तो 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर है। यहाँ पे तो कोई फर्म वगैरह की बात ही नहीं की है ना, तो ये ग्रॉस टर्नओवर किसका होगा? ये कंपनी का होगा। ये जो अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप में 2% है, ये ग्रॉस टर्नओवर किसका होगा? कंपनी का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बात ही नहीं की है इस चीज की। समझे क्या? अरे बोलो समझा? क्योंकि यहाँ पे तो कोई फर्म ही नहीं है, यहाँ पे तो कंपनी के अलावा किसी और का टर्नओवर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप कंपनी का लोगे, पर वहां पे फर्म का आएगा। क्या तुमको समझा? डिड यू अंडरस्टैंड? और सर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर 149 सबसेक्शन 7 क्या है? सर आपने बताया 149 सबसेक्शन 6 में ये देखना, ये देखना, ये देखना, ऐसे करते 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 आपने 11 कंडीशंस बता दिए। सर अब क्या कंपनी अपने हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए यही 11 कंडीशन चेक करते बैठेंगे क्या? मतलब अगर एक कंपनी में 10 डायरेक्टर है, और ये कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है, तो मेरे को बताओ कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? क्रेजी फोर, है ना? आपको क्रेजी फॉर 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। सर ये क्या मैं ये बोलूं कि ये 10 डायरेक्टर और 4 इंडिपेंडेंट मिला के 14 हो गए? क्या मैं ये बोलूं कि 10 डायरेक्टर और 4 इंडिपेंडेंट मिला के 14 हो गए? नहीं सर, आपको ये जो 4 है ना, ये 10 में इंक्लूडेड होने चाहिए। टोटल डायरेक्टर आपके कितने होने चाहिए? 10। क्यों? क्योंकि अगर आपके टोटल डायरेक्टर 14 हो जाते हैं ना, तो फिर से आपको चेक करना पड़ेगा क्या 1/3 इंडिपेंडेंट है। 1/3 मतलब क्या? आपको देखना पड़ेगा क्या 5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है। तो आप बोलोगे नहीं यार, मेरे तो सिर्फ 4 ही डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, तो सर आपका नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो सर इसीलिए ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखोगे, आप टोटल डायरेक्टर्स का देखोगे, तो टोटल डायरेक्टर 10 है, उसमें 4 इंडिपेंडेंट है।
अब मेरे को एक बात बताओ सर, ये जो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, सर इसका क्या, इसके लिए एक बंदा बैठाएंगे क्या कि भैया तू एक काम कर, ये चारों लोगों का ना इंडिपेंडेंस देखते रहे। सर इंडिपेंडेंस देखते रहे मतलब क्या? मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ना शुभम सिंघल को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा था, पर जिस दिन शुभम सिंघल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा था, उस दिन 49.5 लाख रुपीस फेस वैल्यू का शेयर्स जो है ना हैप्पी होल्ड कर रहा था, कहां पे? रिलायंस इंडस्ट्रीज में। हैप्पी जो है वो रिलायंस में 4.95 लाख रुपीस का सिक्योरिटीज होल्ड करता था। तो क्या सर शुभम सिंघल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? सर हमको पता है कि रिलेटिव को 50 लाख तक होल्ड करना अलाउड है, तो यहाँ पे हैप्पी जो है हैप्पी जो है वो तो सिर्फ 49.5 लाख रुपीस होल्ड कर रहा है, तो जो शुभम सिंघल है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो बिल्कुल अपॉइंट हो जाएगा। पर सर इसके बाद अगर किसी दिन अचानक से हैप्पी को लगा यार रिलायंस के शेयर्स बहुत कम हो गए और उसने 1 लाख फेस वैल्यू का और शेयर खरीद लिया, तो बच गए ना शुभम के, तो बच गए ना शुभम के। पर सर ये खरीदा नहीं खरीदा, ये क्या कंपनी चेक करते बैठेगी? क्या कंपनी हर दिन निकाल कर इसके कौन सा रिलेटिव कितना होल्ड कर रहा है, इसका कितना इंडेटेडनेस है, इसका कितना गारंटी है, क्या ये कंपनी चेक करते बैठेगी? नहीं सर, ये चीज तो कंपनी नहीं चेक कर सकती। तो लॉ ने इसीलिए क्या बोला, लॉ ने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम एक काम करो, तुमको ना कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन? तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, और ये डिक्लेरेशन तुमको घड़ी घड़ी देना पड़ेगा। सर जैसे आपको पता है, रात को कभी अगर आप रोड पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दो, तो वो रात को क्या कहता है? सो जाओ निश्चिंत हो करके, ऐसे चिल्लाता रहता है ना। वो हर 5 मिनट में चिल्लाता है, हर 15 मिनट में चिल्लाता है, क्यों? ताकि हमको पता रहे कि वो जग रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देना है ना, उसको कुछ फ्रीक्वेंसी पे देना पड़ता है। क्या फ्रीक्वेंसी है? ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग दैट ही एवर अटेंड्स एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर अगर शुभम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना, तो सबसे पहला बोर्ड मीटिंग जो शुभम अटेंड करता है, उसमें उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया मैं क्या हूं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं। उसके बाद सर उसको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, साल के शुरुआत में जो सबसे पहला बोर्ड मीटिंग होता है, वहां पे भी उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भैया मैं ना इंडिपेंडेंट हूं। और तीसरा, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा सरकमस्टांस हुआ कोई भी ऐसा सरकमस्टांस हुआ जो उसके इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकता था। मतलब सर जैसे इस केस में हैप्पी ने 1 लाख की जगह अगर हैप्पी ने 30,000 फेस वैल्यू का शेयर खरीदा, तो सर ये लगभग उसके इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकता था। तो लॉ ने बोला तेरे को जाकर के क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनी हाश बच गए अपन, तुम टेंशन मत ले। हैप्पी ने सर 30,000 फेस वैल्यू का शेयर्स खरीदा है, तो हैप्पी का टोटल होल्डिंग कितना हो गया? 49.8। पर सर लिमिट क्या है? 50 लाख रुपए की लिमिट है, तो यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये बेसिकली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाकर के कंपनी को घड़ी घड़ी यही बोल रहे हैं, करेक्ट परीक्षा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सर कैसे बोल रहे हैं ऑल इज वेल? सबसे पहला बोर्ड मीटिंग तुम अटेंड करोगे उसमें बता देना, उसके बाद हर बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर में बता देना। एंड कोई भी अगर ऐसा सरकमस्टेंस हुआ है जिससे तुम्हारे इंडिपेंडेंस की पोजीशन हिल जाती है ना, तो वो सरकमस्टेंस के होते ही जो अगला बोर्ड मीटिंग है उसमें बता देना। तुम समझे सर? क्या तुम मेरे साथ ये 3 पॉइंट याद करोगे? सर अगर मैं आपको कहूं कि ये 3.2 नंबर के आते हैं, कई बार आए हैं, तो सर क्या आप मेरे साथ याद करोगे 3 पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब कब डिक्लेरेशन देगा? तो मैंने कहा 3 पॉइंट। सबसे पहला, अरे बोलो अपने मुंह से, बोलो जुबा केसरी, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। सर पहला, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो आप एज अ डायरेक्टर अटेंड कर रहे हो। दूसरा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तीसरा, वेन एवर देर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस जो आपके इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा। अगर कोई भी ऐसा चेंज होता है जो आपके इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। आगे बढ़े सर, बस इतना ही आपका 149 सबसेक्शन 7 था। 3 डिक्लेरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब सर सबसेक्शन 8 क्या है? सर सबसेक्शन 8 क्या है? सबसेक्शन 8 जो है ना, वो कहता है शेड्यूल 4 का कंप्लायंस करना होगा। शेड्यूल 4 क्या है सर? सबसे पहले तो देखो, सबसेक्शन 8 कहता है शेड्यूल 4 का कंप्लायंस करो। 8 का आधा क्या होता है? 8 का आधा क्या होता है? 4। तो इन्होंने कहा सबसेक्शन 8 तू ना शेड्यूल 4 का कंप्लायंस कर। अब सर सवाल यह है, शेड्यूल 4 होता क्या है? आपको कल की परसों की क्लास याद होगी, तो मैंने तुमको बोला था कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं, करेक्ट?
कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स है और उस चैप्टर में सेक्शन 1 से लेकर के 470 तक है और सेक्शन खत्म होने के बाद क्या है, आपके शेड्यूल्स है। ठीक है, जो शेड्यूल्स है, कितने शेड्यूल है सर वहां पे, 7 शेड्यूल है, उसमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 किस बारे में बात करता है सर, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करता है शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 के कंप्लायंस के हिसाब से, शेड्यूल 4 के कंप्लायंस के हिसाब से आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना कोड ऑफ कंडक्ट करेंगे। बस सर इतना ही है, मम हो गया, बस इतना ही है, मम हो गया। क्या कहा सर इन्होंने, सबसेक्शन 7 ने कहा 3 डिक्लेरेशन दे देना और सबसेक्शन 8 ने कहा शेड्यूल 4 का कंप्लायंस कर लेना। बात समझ आई, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ठीक है सर, आप लोगों का गो अहेड मिलता रहना चाहिए मेरे को, तो मैं क्या है सही स्पीड पकड़ पाऊंगा तुम्हारे हिसाब से। तो मेरी बात सुनो दोस्तों, सर अब ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये जो 9th प्रोविजन में आपको पढ़ाने वाला हूं ना, ये आप लिखवा के ले लो, 1 मार्क का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 1 नंबर का आएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा या किसी बड़े से केस स्टडी का 1 लाइन का क्वेश्चन होगा। पर तुम सुन लेना मेरी बात, सर आपको लाइफ में एक चीज पता है, कोई कॉन्सेप्ट ईसॉप का, ईसॉप्स क्या होते हैं सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईसॉप क्या होता है सर, ईसॉप क्या होता है, कंपनी के शेयर्स को खरीदने का ऑप्शन जो है वो आप अपने एम्प्लॉइज को देते हो। क्या करते हो, कंपनी के शेयर्स को खरीदने का, कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने का ऑप्शन किसको देते हो, आप अपने एम्प्लॉय को देते हो। इसको क्या कहते हैं सर, ईसॉप्स, करेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ईसॉप्स कहते हैं। अब सर ये जो ईसॉप है, तुम मेरे को एक बात सोच के बताओ, क्या ईसॉप्स जो है आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इश्यू कर सकते हो। सर क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप ईसॉप्स इशू कर सकते हो, कैन यू इशू ईसॉप्स टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द आंसर इज नो। क्यों सर, क्योंकि ईसॉप्स इशू करने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है, आपको एम्प्लॉय होना चाहिए। माना कि एम्प्लॉय के डेफिनेशन में डायरेक्टर आता है, पर सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ना, वो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो सर आपका जो ईसॉप होता है ना, वो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं दे सकते। क्यों, सबसे पहला कारण क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। दूसरा कारण क्या है सर, दूसरा कारण ये है 149 सबसेक्शन 9 ने स्ट्रिक्टली क्लियरली प्रोहिबिट कर दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप्स जो है या स्टॉक ऑप्शंस जो है वो नहीं मिलेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप्स नहीं मिलेंगे। उन्होंने सीधे सीधे बात ही खत्म कर दी। उन्होंने बोला कोई अपने को कोई एम्प्लॉय का इंटरप्रिटेशन, नॉन एम्प्लॉय का इंटरप्रिटेशन, ये सब गेम खेलना ही नहीं है, नको, रहने दो बाबा। उन्होंने क्लियरली क्लियरली सामने से बोल दिया कि अगर आप 149 सबसेक्शन 9 पढ़ रहे हो तो वहां पे लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप्स नहीं मिल सकता। सर आपके एग्जाम में 1 लाइन का क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीक, 1 लाइन का क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आप एक कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, आप कंपनी से आर्ग्यू कर रहे हो कि आपको ईसॉप्स मिलने चाहिए, कि आपको ईसॉप्स मिलेंगे। तो सर उसका आंसर आप स्ट्रिक्टली ये लिखोगे, 149 सबसेक्शन 9 जो है वो सीधे सीधे कहता है ईसॉप्स नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, आपको ईसॉप्स नहीं मिलेंगे। समझे सर, डिड यू अंडरस्टैंड, पक्का। अब सर मेरी बात, सर अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप्स नहीं दोगे तो वो तुम्हारा भतीजा लगता है क्या, तुम्हारी कंपनी में आके काम करेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ तो देना पड़ेगा, तो तुम उसको रेम्यूनरेशन अगर दोगे तो क्या फॉर्म में दोगे। सर मैंने क्या वर्ड यूज किया, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या सर, आप समझ लो तनख्वाह, आप समझ लो तनख्वाह। तो क्या फॉर्म में तनख्वाह दोगे, तो लॉ ने बोला हम बताते हैं उसको किस तरह का रेम्यूनरेशन दोगे। सबसे पहला, तुमको अगर याद होगा तो मैंने कहा था सिटिंग फीस, ये हमारा सबसे फेवरेट फीस है, बैठने के पैसे। ये सर सिटिंग फीस किसको मिलेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। सर सिटिंग फीस किस चीज के लिए मिलता है, मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको सिटिंग फीस मिलता है, वो मिलेगा। उसके बाद सर आपने अगर कोई मीटिंग अटेंड की, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चे का रिइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। मान लो अगर आप मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई आए, तो मुंबई आने के लिए जो भी होटल में रहने का खर्चा, गाड़ी वाड़ी का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, ये सारे खर्चे का आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। और लास्ट में भाई सुनो, अगर तुम चाहो तो तुमको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी मिल सकता है। क्या बात कर रहे हो सर। सर एक बात बताओ ना, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दे दिया, क्या वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर तुमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रॉफिट रिलेशन कमीशन दे दिया, तुमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा नेट प्रॉफिट का 1% दे रहा, अगर वो नेट प्रॉफिट आज के डेट में 100 करोड़ है तो वो कमा रहा है 1 करोड़, पर अगर ये नेट प्रॉफिट बढ़ करके 200 करोड़ हो जाएगा तो वो कमाएगा 2 करोड़। तो सर क्या वो अब इंडिपेंडेंट रहा।
सर वैसे हम इमोशनल होकर के सोचेंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, पर आप प्रैक्टिकली उसको इतना छोटा हिस्सा दोगे ना कि उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। और सर ये भी जो हिस्सा दोगे ना, ये आप मेंबर के अप्रूवल के बाद दोगे। मतलब सर ये प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन देने के लिए आपको मेंबर का अप्रूवल लगेगा। मेंबर का अप्रूवल मतलब क्या, ओआर या एसआर जो भी है वो अपन आगे देखेंगे, पर यहाँ पे आपको मेंबर का अप्रूवल लगेगा। तभी जाकर के क्या होगा दोस्तों, तभी जाकर के क्या होगा, आपको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दे सकते हो। सर एक बात बताओ, कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर्स की। पैसे किसके हैं, शेयर होल्डर्स के। ऑर्डर कौन दे रहा है, शेयर होल्डर दे रहा है। तो भैया जब मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा लॉ जी, लॉ कहां से रोक लेगा। तुमको बोल दिया गया कि भैया पैसे दे दो, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दे दो, और तुमको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन लेने के लिए तैयार है, जब शेयर होल्डर देने के लिए तैयार है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेने के लिए तैयार है, तो कंपनी क्या कर लेगी, लॉ क्या कर लेगी। तो सर यहाँ पे ये सेक्शन में क्या है, सबसेक्शन 9 में, मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसेक्शन 9 और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसेक्शन। सर ये कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शंस मिलेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शंस मिलेगा। सही कहा ना मैंने, नहीं सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, उसको क्या नहीं मिलेगा, स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उसको रेम्यूनरेशन किस तरीके से मिलेगा सर, तीन तरीके से मिलेगा। एक तो सिटिंग फीस के नाम पे, एक तो सिटिंग फीस के नाम पे, दूसरा रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के नाम पे, और तीसरा प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन जो है उसको मिलेगा। ये इसका क्या होगा, ये इसका रेम्यूनरेशन होगा। क्या बात ठीक हो गई सर, क्या आपको बात समझ आ गई। यस सर, एब्सोल्युटली। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग प्रोविजन पे, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, जो सर आई एम सॉरी अबाउट माई थ्रोट टुडे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उसका थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। सुनो, थ्रोट का नहीं, बैटरी का नहीं, मेरे माइक का नहीं, मेरे थ्रोट। मेरी बात सुनो दोस्तों, दोस्तों सुनो मेरी बात। सर ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मेरे को एक बात बताओ ना, क्या मैं, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बेसिक्स पे लेके जाता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। मेरी बात ध्यान से सुनो। सर एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, दो डॉक्यूमेंट बनता है, एक एओए और दूसरा एमओए। आपको याद है ना। अब सर एमओए में आप कुछ नाम लिखते हो, उन नाम को क्या लिखा जाता है, उन नाम को क्या कहा जाता है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। ये सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कौन हो गए सर, ये तो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, ये लोग क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। पर सर एक बात बताओ, कंपनी को चलाता कौन है, शेयर होल्डर की डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाता कौन है, शेयर होल्डर की डायरेक्टर्स। सर कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी को कौन चलाता है, डायरेक्टर्स चलाते हैं। अब सर मेरे को एक बात बताओ, कंपनी में डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, हाउ विल यू अपॉइंट डायरेक्टर्स इन दी कंपनी। तो सर मान लो अगर आपने कहा कि शेयर होल्डर्स मिल करके डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, तो सर शेयर होल्डर मिलकर के डायरेक्टर को कहां अपॉइंट करेंगे, वो लोग अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में। कहां पे, जनरल मीटिंग में। और सर जनरल मीटिंग बुलाता कौन है, जनरल मीटिंग बुलाता कौन है, सर जनरल मीटिंग बुलाते डायरेक्टर से। तो आपने क्या बोला, कंपनी में डायरेक्टर की कुर्सी खाली है, डायरेक्टर की कुर्सी भरनी है, उसको कौन भरेगा, उसको शेयर होल्डर भरेगा। शेयर होल्डर किधर भरेगा, जनरल मीटिंग में भरेगा। और शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुलाएगा कौन, डायरेक्टर बुलाएगा। तो सर फंस तो मैं यहां गया कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी। सर शेयर होल्डर्स तो हो गए, पर शेयर होल्डर की मीटिंग कौन बुलाएगा, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स। तो पहले क्या होगा सर, तो लॉ ने बोला मैं आया हूं ना, करा के जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। लॉ ने बोला एक काम करो, तुम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले नाम लिख दो कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। सर ये फर्स्ट डायरेक्टर जैसे ही आप अपॉइंट करोगे, कैसे अपॉइंट करोगे सर, ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। सर या तो आप आर्टिकलशिप ऑफ एसोसिएशन में मेथड लिख दोगे। मेथड मतलब क्या, कि फर्स्ट डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट होंगे, या फिर आप उनका एक्चुअल में नाम लिख दोगे। एक्चुअल में क्या लिख दोगे, नाम लिख दोगे, और नाम लिख करके बता दोगे कि हे फाइन डायरेक्ट, हे इंसान, तुम लोग हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हो। अब सर फर्स्ट डायरेक्टर में इन्होंने मान लो तीन लोगों को अपॉइंट किया, कौन कौन को, नील, नितिन, मितेश। नील, नितिन, मितेश, ठीक है, ये तीन लोगों को क्या किया आपने, एज अ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब सर मेरे को एक बात बताओ, ये फर्स्ट डायरेक्टर क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डायरेक्टर है ना, ये लोग बुलाएंगे जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में आएंगे शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स जो है अब प्रॉपरली
प्रॉपरली क्या करेंगे, वापस से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, और ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये लंबे समय तक कंटिन्यू करेगा। अब सर ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, हो सकता है वो वही है, नील नितिन मुकेश ही है, या फिर ये भी हो सकता है कोई और है, या फिर वो भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। पर सर आप एक बात समझो, एक टेम्पररीली हमने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया, वो फर्स्ट डायरेक्टर शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएगा, और शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने के बाद वो जो शेयर होल्डर्स है वो प्रॉपरली डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और ये डायरेक्टर अपना टेन्योर कंटिन्यू करेगा। क्या आपको ये पूरा लॉजिक समझ आया? सर आपको समझ आया पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया? सर उसका आंसर क्या है, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया? बचपन में पढ़ा था मैंने, एक बहुत घटिया सा आंसर था। उसका आंसर था जो पहले ऑर्डर करोगे वो आया। फिर मैंने बहुत हंसा, फिर मेरे को बहुत रोना आया अपने पे भी कि मैं ऐसे जोक्स पे हंसने लग गया हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को संभालना शुरू किया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, पहले मुर्गी आए बेटा। सुनो सर, आपको समझ गया शेयर होल्डर किधर से आते? पहले शेयर होल्डर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं, और मेंबर और डायरेक्टर किधर से आता? सर फर्स्ट डायरेक्टर जो है, आपने ये फर्स्ट डायरेक्टर वर्ड ना अपने इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में एक बार सुना होगा। सर याद होगा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सुना है। सुना है कि सुना सुना है? कुछ तो है सर, जाने दो। सर ये फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है। अगर तुम मेरे को बोलोगे ना नहीं सुना है, मैं तुम्हारे मुंह पे सेक्शन ठोकूंगा। क्या सेक्शन? घर जाओ और अपने जिंदगी का सेक्शन 7 पढ़ो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का नाम बताना पड़ता है, और आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में भी बताना पड़ता है। तो सर इस तरीके से क्या हुआ, आपकी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर्स आ गए। अब सर वापस आ जाते हैं, अपने वापस आ जाते हैं सेक्शन 10 और 11 पे। अब मैं आपको पूछता हूँ कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है? तो मैंने कहा सर कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, वो अपॉइंट होता है जनरल मीटिंग में। किसमें? जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। और किस तरीके से अपॉइंट होता है सर? वो अपॉइंट होता है बाय पासिंग एन ओआर। क्या पास करते हो आप पास करते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब सर आपके शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी, वहां पे ओआर पास होगा, और ओआर पास होने के बाद मान लो अपन ने बोला कि पवन जो है उसको अपॉइंट कर दिया अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब सर मेरे को एक सब एक बात बताओ, सर ये जो पवन को आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, क्या उसको लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट कर दे कि जिंदगी भर के लिए तू हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा? नहीं सर, एक बात बताओ, अगर मैं खुद भी अगर रिलायंस इंडस्ट्री में 5-10 साल काम करूंगा ना, मैं वहां के डायरेक्टर से इतना घुल मिल जाऊंगा कि शायद 5 साल के बाद मैं इंडिपेंडेंट ही ना रहूं। शायद 5 साल के बाद मेरे मेरे पे उनका इन्फ्लुएंस आ जाए। शायद 5 साल में हमारे बीच में इतने रिलेशन हो जाए कि मैं इंडिपेंडेंट ना रहूं। तो लॉ ने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना भैया, वो एक टर्म में अपॉइंट होगा 5 साल के लिए। कितना? एक टर्म 5 साल का। एक टर्म 5 साल का मतलब क्या सर? आप एक बार अपॉइंट होगे 5 साल के लिए। सर क्या 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो सकता हूँ? सर क्या 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो सकता हूँ? ध्यान से सुन लो, क्या 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो सकता हूँ? क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 4 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है? सर लॉ ने कहा नहीं, हमने कहा फ्लैट 5 इयर्स, आपको एब्सोल्युटली फ्लैट 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होना पड़ेगा। एक बार अपॉइंट हो रहे हो, 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज में किसको अपॉइंट कर दिया था हमने? पवन को अपॉइंट कर दिया था। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, पवन को कैसे अपॉइंट किया था हमने? क्या पास करके अपॉइंट किया था? क्या पास करके? ओआर पास करके अपॉइंट किया था। अब सर क्या हुआ समझना, अब जो है ना 5 साल खत्म हो गए। 5 साल खत्म होने के बाद कंपनी आकर के जिद करने लग गई कि हमको पवन को वापस से रीअपॉइंट करना है। पवन को वापस से रीअपॉइंट करना है। सर क्या रीअपॉइंट करना लॉजिकल है? सर रीअपॉइंट करना वैसे तो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एक बात समझो, जैसा मैंने आपको कहा था, 5 साल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना बहुत घुल मिल गया होगा। तो जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट रहे, तो 5 साल के बाद आप उसको आइडियली निकाल देना चाहिए। पर सर आप एक बात समझो, अगर हर 5 साल में आप कंपनी को ये बोल रहे हो कि अरे सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेंज करो, सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेंज करो, कोई सेंस बनेगा? सर क्या कंपनी बिजनेस कब करेगी और कंपनी कंप्लायंसेस कब करेगी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खोजना मजाक होता है क्या? तुमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 100 तो कंडीशन लिख दिए कि ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, तो कहां से ढूंढेंगे सर? तो लॉ ने एक एक्सेप्शन बनाया कि भैया तुमको चाहिए ना, तो तुम एक और टर्म के लिए रीअपॉइंट कर लो, लेकिन इस बार जब रीअपॉइंट करोगे ना सर, ओआर नहीं लगेगा। इस बार रीअपॉइंट करने के लिए आपको एसआर लगेगा। मतलब अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा जोर से पूछ लेना, सर ओआर मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? मतलब क्या? वोट्स कास्टेड इन फेवर एक्सीड्स वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। आप 50% से ज्यादा बोल रहे थे ना?
आप 50% से ज्यादा बोलने वाले थे ना सर। ओआर मतलब क्या? वोट्स कास्टेड इन फेवर एक्सीड्स वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। और सर अगर एसआर की बात करूं तो एसआर क्या होता है? वोट्स कास्टेड इन फेवर इज मोर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। तो सर आप क्या पास करोगे? पहले आप ओआर पास करा रहे थे, अब हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, अब हमने क्या बोला? आपको एसआर पास करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो? रीअपॉइंट कर सकते हो, वरना नहीं करोगे। अब सर टोटल कितना टेन्योर हो गया? टोटल कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। अब सर उसके बाद नालायक लोग फिर शक्ल उठा करके आए और बोले यार एक काम करो ना, 5 साल के लिए और अपॉइंट कर दो ना। लॉ ने बोला नहीं अपॉइंट करेंगे। अब हम और अब तो तू सुन, अपॉइंट होना तो दूर की बात है, अब तो तेरे को वनवास लेना पड़ेगा। वनवास लेना पड़ेगा मतलब क्या? अब तो तेरे को यहां से लेकर के 3 साल तक के लिए कंपनी से पूरे नाते तोड़ने पड़ेंगे। कंपनी से तुमको पूरा रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तुम कंपनी के साथ किसी भी तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते फॉर द नेक्स्ट 3 साल। सर ये जो 3 साल है ना, इसको हम कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब क्या? ठंडे हो जा, कंपनी से दूर हो जा, कंपनी से किसी भी तरीके से रिलेटेड होने की बात मत करना, कंपनी के साथ कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस मत रखना। सर ये क्या कहना चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि भाई एक बात सुनो, पवन ने रिलायंस में 10 साल काम की। तो सर पवन रिलायंस में काम करने के बाद क्या बोल रहे हैं पता है? अब पवन बोल रहा है एक काम करता हूँ ना, कंपनी में मैं मैनेजर बन जाता हूँ। 10 साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, अब वो कंपनी में मैनेजर बनना चाह रहा है। लॉ ने बोला नहीं भाई नहीं बन सकता। कोई मेरे को लॉजिकली बताएगा क्यों नहीं बन सकता? सर मैं आपको बताता हूं लॉजिकली, मेरी बात सुनना। इसी एग्जाम्पल में मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, सुनोगे? दोस्तों सुनोगे क्या? पक्का? प्रॉमिस? आज के दिन झूठा कसम नहीं खाते, ठीक है? सर मेरी बात सुनना। जब आपका एक टर्म खत्म होता है, जब आपका टेन्योर खत्म होता है, जब आपकी ऑफिस खत्म होती है, उसके बाद आपको 3 साल के वनवास में जाना पड़ता है। क्यों समझना? सर क्यों समझना? ऐसा भी तो हो सकता है कि पवन को क्या बोला पता है? मुकेश अंबानी आया पवन के पास, उसके कंधे में हाथ रखा और बोले पवन सुनना, एक छोटा सा फ्रॉड करने वाले हम, तो साथ दे दे हमारा। पवन ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, मैं नहीं करूंगा। उसने बोला बात तो सुन मेरी, तू ये फ्रॉड में हमारा साथ दे दे, उसके बाद तेरा टेन्योर खत्म होता है, टेन्योर खत्म होते ही चेयरमैन की नौकरी तेरी, टेन्योर खत्म होते ही कंपनी में चेयरमैन का नौकरी तेरा। या फिर तू ये समझ ले, तेरा टेन्योर खत्म होते ही तेरे को मेरे तरफ से 100 करोड़ का धंधा आएगा, तेरे कंपनी में 100 करोड़ का धंधा मैं रिलायंस की तरफ से भेजूंगा। तो सर पवन तो वहां पिघल जाएगा, बोलेगा वैसे तो मैं सख्त लौंडा ऊपर यहाँ में पिघल गया। तो सर उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? आप जो हो ना अनएथिकल हो जाओगे। इसलिए लॉ ने बोला करने ही नहीं देंगे भाई। तेरा जैसे ही टेन्योर खत्म होगा ना, उसके बाद 3 साल का वनवास हो जाएगा। सर अब ये तो बेसिक प्रोविजन हो गए, अब इसकी थोड़ी गहराइयां में डूबे कि नहीं? थोड़ी गहराइयां में डूबे। देखा है सर आपने वो दीपिका पादुकोण का मूवी? क्या मूवी था वो? कुछ तो था ना जिसमें गहराइयां एक गाना था, डूबे एक गाना था। हाँ हाँ डूबे, वो मैं समझ गया निखिल निखिल, वो मैं समझ गया। हाँ पर तुम समझ गए। ऐसे मूवी के नाम ना याद रहने चाहिए ना याद रहते, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। सर मैं वापस से आपको एक बार प्रोविजन दोहराता हूँ। रॉय नहीं था बे। माना कि डूबी हुई मूवी की बात कर रहे हैं, पर डूबी हुई मूवी के नाम में सबसे पहले रॉय नहीं घुसेड़ देने का। माना कि फालतू मूवीज की बात कर रहे हैं, गहराइयां भी नाम था मूवी का, ठीक है सुनो। सर ये देखो, ये देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है एक टर्म के लिए। एक टर्म कितना होता है? 5 साल। उसके लिए ओआर पास करके अपॉइंट होता है। एक टर्म खत्म होने के बाद वो एक और टर्म के लिए अपॉइंट होता है जो 5 साल का होता है। अगर ये अपॉइंट होता है तो एसआर पास करके अपॉइंट करो। अब इस ये जब 2 साल खत्म हो गए, तो उसके बाद 3 साल का वनवास लगेगा, 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, जिसके बाद वो जिसमें वो बिल्कुल भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं हो सकता है कंपनी के साथ। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं हो सकता है कंपनी के साथ। अब सर मेरे को एक बात बताओ, इसके आगे बात करते हैं। सर इसके बाद ये जो पवन ही बंदा था ना, पवन वापस से आया और ये 3 साल खत्म होने के बाद वापस आया और बोले भैया अब मेरे को 5 साल के लिए अपॉइंट करोगे क्या? तो सर सबसे पहला सवाल, क्या पवन को आप 5 साल के लिए अपॉइंट करोगे? सर आप इमोशनल होकर के मत बोलो, इमोशनल होकर के मत बोलो। लॉजिकली अभी तक क्या पढ़ा है हमने? लॉ ने बस यही बोला है, एक टर्म 5 साल का, 5 साल के बाद रीअपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड। सर अगर वो
ये टर्म में क्या क्या कंडीशन फुलफिल करता है? अगर वो 149 सबसेक्शन 6 का कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो बिल्कुल बना दो ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रेस्ट्रिक्शन क्या है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर। पर सर मेरे को एक बात बताओ, यहां पे जब आप वापस से अपॉइंट कर रहे हो तो ओआर है कि एसआर लगेगा? ओआर लगेगा कि एसआर लगेगा जब आप वापस से ला रहे हो? सर एक बात समझो, अपॉइंटमेंट के लिए लगता है ओआर, री अपॉइंटमेंट के लिए लगता है एसआर। ठीक है? जब आप 3 साल का वनवास काट के आ गए हो ना, तो तुम समझना ये वाला हिसाब पूरा खत्म हो गया। ये वाला हिसाब पूरा क्लोज हो गया। अब तुम अपने आप को एक नया इंसान समझो। अब तुम अगर नए इंसान हो तो सर ये जब आप अपॉइंट होने जा रहे हो तो आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है ना कि रीअपॉइंटमेंट, तो यहां पे ओआर लगेगा सर। इसके बाद जब तुम वापस से 5 साल के लिए एक टर्म के लिए रीअपॉइंट होगे तब क्या लगेगा? एसआर लगेगा। और इसके बाद वापस से 3 साल का कूलिंग पीरियड। तो तुमको गेम समझ आ गया? सर ओआर एसआर कूलिंग, ओआर 5 साल, एसआर 5 साल, कूलिंग 3 साल। बात समझे मेरी? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यस सर, यू वेरी मच अंडरस्टूड। अब दोस्तों मेरी बात एकदम गौर से सुनना। सर गौर से सुनोगे क्या प्लीज? मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1। सर आपका टेस्ट ले रहा हूं, यहीं पे पूरा गेम है। क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नहीं। लॉ में लिखा है 5 साल, तो 5 साल, 5 साल से कम के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 सवाल पूछूंगा, कसम से लिखवा लो, तीसरे वाले सवाल का जवाब तुम गलत दोगे। कल के 100 रुपए की शर्त लगी थी, ठीक है, और आज के 100 रुपए की शर्त लगा लो। हिसाब या तो बराबर हो जाएगा या फिर मैं जीत जाऊंगा। क्या? कल के 100 रुपए की शर्त मेरे को देना था? हट, हट। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, हट। चैट मेरे को पढ़ना नहीं आता। सुनो, चलो तो चलो ठीक है, मान लिया, ले तुम्हारे पे 100 रुपए का क्रेडिट। अब आ जाओ मेरे साथ शर्त लगा लो, ठीक है? पक्का? आज मैं अपना हिसाब जीरो कर लूंगा, लो। सर मैंने कहा दूसरा सवाल, मेरा तो फ्लो ही तोड़ दिया भाई। सर दूसरा सवाल, ध्यान से सुनना। सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था 5 साल के लिए, क्या वो 3 साल के बाद, 2 साल के बाद रिजाइन करके जा सकता है? बोलेगा नहीं मेरे को नहीं जम रहा है, मैं रिजाइन करके जा रहा हूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप की पोजीशन। क्या वो रिजाइन करके जा सकते हैं? सर तुम लॉजिकली सोचो ना, क्यों नहीं रिजाइन करके जा सकता? उसके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसको काम नहीं जम रहा है, तो वो एकदम रिजाइन करके जा सकते हैं। अब सर यही जो डायरेक्टर था ना, यही डायरेक्टर जो था, वो 2 साल के बाद रिजाइन करके चला गया, ठीक है? फिर 1 साल के बाद आया और बोला मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। अब सर वो बोल रहे हैं कंपनी को कि 2 साल के लिए अपॉइंट कर दो। क्या? कंपनी को बोल रहे हैं बचे हुए 2 साल के लिए अपॉइंट कर दो, पर कंपनी बोल रही है नहीं 5 साल के लिए अपॉइंट करूंगी। क्या सही है सर, 2 साल के लिए अपॉइंट होगा कि 5 साल के लिए अपॉइंट होगा? सर सुनो, वो पहले 2 साल के लिए डायरेक्टर था, 2 साल के लिए डायरेक्टर था, उसके बाद वो 1 साल का उसने ब्रेक लिया। 1 साल का ब्रेक लिया मतलब क्या सर? यहाँ पे उसकी ऑफिस टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे उसकी ऑफिस टर्मिनेट हो गई, और उसके बाद वो वापस से आया है। अगर वो वापस से आया है तो सर वो 2 साल के लिए अपॉइंट होगा कि 5 साल के लिए अपॉइंट होगा? द आंसर इज, तुम लोग सब लोग मेरे को 100 रुपए दे देना। द आंसर इज जीरो। सर वो अपॉइंट हो ही नहीं सकता। सर जब आप यहां पे 2 साल के बाद अपना ऑफिस छोड़ करके चले गए तो तुम्हारा टेन्योर एंड हो गया। सर आपका एक टर्म एंड हुआ, उसके बाद अगर आप रीअपॉइंट नहीं हुए तब भी आपको 3 साल का वनवास लेना ही पड़ेगा। अगर 1 साल खत्म हो गया, बस 5 साल खत्म हो गया, उसके बाद 5 साल रीअपॉइंट हो गए, उसके बाद आपको वनवास लेना पड़ेगा। पर सर वनवास तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक बार आपका अपॉइंटमेंट खत्म हो गया, टर्मिनेशन हो गया ना, उसके बाद आपको 3 साल का वनवास लेना ही पड़ेगा। इस केस में सर जब आपने 2 साल बाद छोड़ करके घर गए ना, 2 साल बाद छोड़ करके घर गए ना, तो आपका 3 साल का वनवास शुरू हो गया। ये 3 साल के बाद तुम वापस आ सकते हो और फिर तुम ओआर पास करके अपॉइंट हो सकते हो, वरना अपॉइंट नहीं हो सकते। तो सर इससे हमको सीख क्या मिली? इससे हमको सीख ये मिली कि पंगा नहीं लेना चाहिए, सबसे पहला। ठीक है? अपने को अपने टीचर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, 100-100 रुपए का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए।
ठीक है। और दूसरी चीज ये कि दोस्तों पहले टर्म में भी जब आपका, अच्छा ये सब मैं मजाक करता हूँ, हाँ, कोई किसी चीज का बुरा मत मानो, ठीक है। विनीता कोई बात नहीं, बहुत लोगों के पैसे आए, तुमको दे देंगे तुम्हारे 100 रुपए। किसी का, पवन इसको दे देना विनीता का 100 रुपए मेरे हिस्से का। सुनो मेरी बात दोस्तों, सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा पिछले बैच में ना एक स्टूडेंट ऐसा था, बोले सर आप ऐसी हरकतें, ये क्या है, बच्चों का पंगा स्टूडेंट्स के साथ, मैच, ये सब क्या होता है सर। मैंने बोला यही होता है, यहाँ तो ऐसे ही होता है, बाकी जगह तो और भी गंदी गंदी चीजें होती है, मेरी तो इतनी ही होती है, इसमें क्या बुरा मानना। मैं क्या भगवान थोड़ी हूँ, अपन भी इंसान है। तो मेरी बात सुनो, इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात वैसे है नहीं। अगर तुम मेरे को आके बोलोगे सर बुरा लगा, तो सबसे पहले तो ठीक ही मन में सोचूंगा ऐसा, ठीक है, कि भाई ये क्या बचपन है। अगर लड़का आएगा तो मैं बोलूंगा ये क्या हरकतें कर रहा है भाई, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अब मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा, अगर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो आप पहले एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हो 5 साल के। सर अब एक मेरे को एक लास्ट सवाल का जवाब दो, तुमको ये समझ आ गया होगा। अगर मैं एक बार अपॉइंट हुआ 5 साल के लिए, एक टर्म, उसके बाद सर हम शेयर होल्डर के पास गए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने, शेयर होल्डर ने मना कर दिया, बोले रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, तो क्या सर 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। हाँ सर 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं सुनो, अगर एक टर्म के लिए अपॉइंट किया 5 साल के लिए, जब वो एक टर्म खत्म हुआ, तुम शेयर होल्डर के पास गए एसआर पास करने के लिए, एसआर पास करने से मना कर दिया, मतलब क्या रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अब क्या 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, जी हाँ 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। क्यों सर, जब भी आपका टेन्योर खत्म होता है ना, आपको 3 साल का कूलिंग पीरियड लग जाता है। क्या आपने पीएचडी कर ली मेरे साथ कूलिंग पीरियड में, क्या आपने पीएचडी कर ली मेरे साथ कूलिंग पीरियड में। हाँ सर। अब मेरी एक लास्ट सवाल का मेरे को जवाब दो, सर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन था, पवन। कहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, रिलायंस में। अब सर पवन का ना यहाँ पे टेन्योर खत्म हो गया, यहाँ पे टेन्योर खत्म हो गया। इसके बाद पवन क्या बोल रहा है पता है, पवन बोल रहा है अब मैं जा करके रिलायंस जियो में मैनेजर बनूंगा। क्या पवन जाके रिलायंस जियो में मैनेजर बन सकता है। सर लॉ ने क्या बोला सुन लो, वापस इमोशनल मत होना, लॉ ने क्या बोला सुन लो। लॉ ने बोला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट बी एसोसिएटेड, shall not be associated with the company, with the company either directly or indirectly। सर एक तो कंपनी बोला, कंपनी मतलब क्या, इसमें एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग नहीं आती। तो अगर जा करके आप एसोसिएट कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी में मैनेजर बन रहे हो तो तुम बन सकते हो। और सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब क्या, इनडायरेक्टली मतलब सोचो, पवन का जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ, पवन का जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद अचानक से क्या हुआ, पवन की जो वाइफ है, पवन की जो वाइफ है दिशा, अब वो कह रहे दिशा को, खुश हो गया भाई, खुशी देखो चेहरे पे। बोले सर बचपन का सपना पूरा कर दिया आपने, भले एग्जाम्पल में सही, पर सर बचपन से देखते आ रहे कैडबरी के एड में, आज आपने आखिर करके सपना पूरा कर ही दिया। नहीं पवन, सर सुनो, पवन के केस में क्या हुआ मेरी बात सुनना, पवन भी लाइक बेटा मौज कर दी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरी बात सुनो, ये राम 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 क्या कर रहे हैं, जानते नहीं है तेरे को। सुनो सुनो, आगे राम राम। सर अगर उसने क्या बोला, अपने वाइफ दिशा पाटनी को उसने बोला कि इसको हम क्या करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैनेजर बना देते हैं, तो सर उसको इनडायरेक्ट इंटरेस्ट माना जाएगा और आप इनडायरेक्टली भी एसोसिएटेड नहीं हो सकते। सर आपको समझा, डिड यू अंडरस्टैंड सर। बस 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 बेटा धैर्य रखो, मम हो गया। हम अभी तक तुमको समझ आएगा, आज हम जिंदगी में एक ही सेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी तक हम एक ही सेक्शन पढ़ रहे हैं। उम्मीद है तुमको ये समझ आएगा। सर आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन बस खत्म होने आ गया। सर मेरे को एक बार जरा बताओ, पहले खत्म कर लेते हैं। हमने सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 पढ़ा साथ में। 10 और 11 क्या कहते हैं सर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा ओआर पास करके, वो रीअपॉइंट हो सकता है सिर्फ एक बार एसआर पास करके, और उसको 3 साल का क्या लग जाएगा, कूलिंग पीरियड लग जाएगा, जिसमें वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। अगर वो वापस आता है फिर वो ओआर पास करके अपॉइंट हो जाएगा। अब सर उसके आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 12 क्या है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओगे क्या, तुमने इंटरमीडिएट में इतना तो पढ़ा होगा कि कभी भी पेनल्टी लिखा होता है तो पेनल्टी में लिखा होता है दैट द कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल। क्या पढ़ते थे सर, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल मतलब क्या। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एकदम टेक्निकली मत पकड़ना, सिर्फ लॉजिक लॉजिक समझना, ठीक है। अगर एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
अगर उसने अपना जीएसटीआर रिटर्न फाइल करना था, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो सर ये जो जीएसटी लॉ है, ये पेनल्टी लगाएगा किस पे? कंपनी पे भी पेनल्टी लगाएगा और उसके वो ऑफिसर्स पे भी पेनल्टी लगाएगा जो जीएसटीआर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। करेक्ट? क्यों सर? क्योंकि ये हो गया ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उन पे भी पेनल्टी लगाएगा। करेक्ट है ना? अगर ये कंपनी, तो क्या है भाई, कंपनी इंसान थोड़ी है। कंपनी ने तो किसको अपॉइंट कर रखा है काम करने के लिए? डायरेक्टर्स को। अगर ये डायरेक्टर्स अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो कंपनी को तो पेनल्टी लगेगी लगेगी, इनको भी लगेगी। बात समझे? पक्का? अब से मेरी बात सुनो। ये जो डायरेक्टर है, इसमें से एक डायरेक्टर है जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सवाल ये है, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लायबल होगा? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लायबल होगा? मैं तुमको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब क्या? इसका डे टू डे अफेयर से कोई लेना देना है ही नहीं। कंपनी के रोज में क्या हो रहा है, कंपनी क्या रिटर्न फाइल कर रही है, कंपनी क्या रिटर्न नहीं फाइल कर रही है, टाइमली तुम टीडीएस का पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सबसे इसका लेना देना है ही नहीं। इसका काम क्या है सर? इसका ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बैठ के आके डिसीजन लेगा, बैठ के आके पॉलिसी बनाएगा, बड़ा बड़ा काम करता है। तुम मेरे को बताओ, क्या इस केस में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल होगा? नहीं सर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो सर फिर सवाल ये उठता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इस हिसाब से किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, तो वो किस चीज के लिए लायबल होगा? किस चीज के लिए लायबल होगा? तो मैंने बोला सुनो ध्यान से, वो किस चीज के लिए लायबल होगा। पहला, अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है, अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल कब होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर वो लायबल तब होगा अगर उसके नॉलेज से डिफॉल्ट हुआ है। नॉलेज से डिफॉल्ट हुआ है मतलब क्या? अगर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अच्छे से पता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तब भी कुछ नहीं कर रहा है। सर व्हाट हैज हैपेंड, द जीएसटी रिटर्न्स वर नॉट फाइल्ड, but the independent director is aware that the GST returns are not filed. After that also is not doing anything. वो अगर कुछ नहीं कर रहा है ना, तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लायबल हो जाएगा। क्या तुम समझे? दूसरा, अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है एंड सच डिफॉल्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू बोर्ड प्रोसेस। मतलब क्या सर? एक बात समझना। अगर कंपनी को बोला था, कंपनी तुम ना लोन जो है ना, वो अपने पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। तुम अपने पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है सर 100 करोड़। कंपनी ने ऑलरेडी लोन ले लिया है 90 करोड़ का। कितना लोन ले लिया है? 90 करोड़। कितना का गैप बचा है सर? 10 करोड़ का गैप बचा है। अब सर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, वो प्रपोजल लेके आए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास और बोले भैया हम ना 50 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, लोन 90 करोड़ है और हम 50 करोड़ का लोन ले रहे हैं। सर उस पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने क्या किया? उसने अपना हाँ कह दिया। तो सर इस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लायबल होगा। क्यों लायबल होगा सर? बिकॉज वट एवर डिफॉल्ट हैज हैपेंड, दैट डिफॉल्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस। मतलब बोर्ड के अप्रूवल के थ्रू होकर के गया है, तो भाई तेरे को इतना तो ध्यान देना पड़ेगा ना। इतना तो तेरे को ध्यान देना पड़ेगा ना। या फिर सर कोई भी और चीज जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपना कंसेंट दिया हो। कंसेंट मतलब क्या? सहमति दी हो, हाँ कहा हो, वो चीज के लिए भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिलीजेंटली काम नहीं कर रहे, अगर वो थोड़ा सा ध्यान देता ना, तो उसको गलती के बारे में पता चल जाता और वो सुधार देता। पर अगर वो डिलीजेंटली काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लायबल हो जाएगा। तो सर सिर्फ ये चार केस में अगर ये चारों में से कोई भी चीज सच निकलेगी ना, तभी जाके तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पकड़ सकते हो, वरना तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पकड़ ही नहीं सकते। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ। म्यूट नहीं कर सकते, टाइप करो प्लीज। सर पहला कंडीशन क्या है? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, एक बार सुन लो। पहला कंडीशन क्या है? आपको डिफॉल्ट के बारे में नॉलेज था, मतलब आपको पता था जीएसटीआर फाइल नहीं हुआ है, फिर भी आपने करा। सर दूसरा कंडीशन क्या है? एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस। एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस मतलब ये जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया, लोन जो है पेड अप शेयर कैपिटल से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अब सर ये जो ऊपर गया ना, जब तुमने 50 करोड़ का और लोन लिया, तो टोटल लोन कितना हो गया? 90 प्लस 50, 140 हो गया। और सर ये जो बात थी, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पता है। कैसे? क्योंकि जब ये 50 करोड़ लोन लेने वाले थे तुम, तो तुम बोर्ड के पास गए थे अप्रूवल के लिए, और बोर्ड में कौन बैठता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पता था
क्यों पता था? बिकॉज दिस होल लोन टेकिंग प्रोसेस वाज एट्रीब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस, मतलब बोर्ड के अप्रूवल के थ्रू हो रहा है, तो भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा, अगर आपने अपना कंसेंट दिया है या अगर आपने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया है, तो उस वजह से अगर कोई फ्रॉड हुआ है या डिफॉल्ट हुआ है तो आप लायबल हो जाओगे। क्या आपको समझा? यस सर। एंड लास्ट वाला सबसेक्शन अभी बस सुन लो, समझ आपको नहीं आएगा बट अभी सुन लो, सुनने के लिए अच्छा लगेगा। सेक्शन 152 subsection 6 and 152 subsection 7 shall not apply to independent director है। सर ये लोग बोल रहे कोई तभी छोटा मोटा सेक्शन होगा जो इसको एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ये छोटा मोटा है नहीं, वैसे तो मैं आपको बता दूं बहुत गहराइयों में डूबने वाले हैं इसके भी, पर अभी के लिए ये समझ लो ये जो प्रोविजन है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एप्लीकेबल नहीं होने वाला। सर ये पूरा सेक्शन था आपका सेक्शन 149। एक सेक्शन 149 जिसको पढ़ने के लिए हमको लगभग 2.5 दिन लगे, और उसके बाद बच्चा आकर के सवाल पूछता है कि सर सेक्शन नंबर याद करे क्या? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? ऑप्शन है लाइफ में। सर सेक्शन 149 एक बार सुनो मेरे साथ, तुम बताओ मेरे को क्या है, तुम मेरे से एक कदम आगे चलो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सर 1 to 6 तो आज सुबह ही पढ़ा था, जाने दो। 7 से मेरे को बताओ क्या पढ़ा था आज सुबह, 7 क्या है? सर 7 क्या है बताओ ना बेटा, तुम बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। सर 7 क्या है? आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डिक्लेरेशन कब दोगे बेटा? 3 इंस्टेंस पे डिक्लेरेशन दोगे। सबसे पहला तो तुम्हारा पहला पहला बोर्ड मीटिंग, तुम्हारा पहला पहला बोर्ड मीटिंग, द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच सच डायरेक्टर पार्टिसिपेट्स एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद कोई हर फाइनेंशियल ईयर का पहला बोर्ड मीटिंग, और उसके बाद कोई भी समय, कोई भी सरकमस्टांस जहां पे अगर आपका इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकता था, तो उसके इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या दोगे सर डिक्लेरेशन? कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं। उसके बाद सर सबसेक्शन 8 क्या बोलता है? शेड्यूल 4 का कंप्लायंस कर लेना। 8 का आधा 4 बस। 9 क्या कहता है? कुछ भी हो जाए ईसॉप नहीं लेने दूंगा, कुछ भी हो जाए ईसॉप नहीं लेने दूंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा, जो कि होगा सिटिंग फीस के फॉर्म में, रीइंबर्समेंट के फॉर्म में, आपके खर्चों का रीइंबर्समेंट करवा लो। और उसके अलावा क्या था एक और बताओ? सर आपको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस भी मिल सकते हैं। क्या मिल सकता है आपको? प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन बोले तो, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन बोले तो, सर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन बोले तो आपको नेट प्रॉफिट का एक परसेंटेज मिल सकता है। उसके बाद सर 10 और 11 हमने साथ में पढ़ा, जिसमें हमने बोला 5 साल के लिए एक बार अपॉइंट हो सकता है, एक बार और 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, और उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। सर ओआर लगेगा पहली बार, फिर एसआर लगेगा, उसके बाद कूलिंग पीरियड से जब वापस आएगा तो उसके बाद वापस से ओआर लगेगा। कूलिंग पीरियड में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कंपनी से एसोसिएटेड नहीं रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सर 12 हमने क्या पढ़ा? 12 क्या पढ़ा? कि आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल कब होगा? सर वो तभी लायबल होगा जब जो डिफॉल्ट हुआ है वो उसके नॉलेज से हुआ है, वो बोर्ड प्रोसेस को एट्रीब्यूटेबल था, या उसके कंसेंट से हुआ है, या उसने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया। क्या बन गया सर? कौन बनेगा करोड़पति? सर कौन बनेगा करोड़पति? या फिर ये समझ लो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब बनेगा लायबल, कब लायबल होगा? तो सर वो लायबल कब होगा? अगर उसने उसके नॉलेज में था, अगर बोर्ड प्रोसेस को एट्रीब्यूटेबल था, या उसने अपना कंसेंट दिया है या डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया है, तब लायबल हो जाएगा। और सबसेक्शन 13 क्या कहता है? कि 152 सबसेक्शन 6 और 152 सबसेक्शन 7 कब एप्लीकेबल जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे को फटाफट बताओ आपको क्या मेरी बात समझ आई? जी हाँ, पक्का? चलो सर एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रिकॉर्डेड वाले जो बच्चे तुम लोग बाद में देख रहे हो, तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं एक फ्रेश रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा, ताकि क्या है आपको 1-1 घंटे की 1.5-1.5 घंटे की फाइल डाउनलोड करने में आसानी जाए। तो यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग में बंद करके आपके लिए एक फ्रेश रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है? ऑलराइट गाइस, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स एंड देन स्टार्ट अगेन। ओके।